Good morning, class. Today I will teach you next lecture on circular motion. Obviously, in this lecture I will teach you some application based on circular motion. So then first application I am going to teach you first application number 1. A ruler whose one end is fixed, other is rotating with angular velocity omega. A ball of mass m is kept over it. L be the length, mu be the coefficient of friction. To find the angular velocity, then just start to slide. Find the angular velocity. Find the angular velocity when the block of mass m just start to slip स्लिप करना जस्ट स्टार्ट करें, तब क्या लगेगा, इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा. देखिए कैसे बनाएंगे, ये फिक्स है, ये घूम रहा है एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगाएंगे और नीचे लगेगा mg. फ्रिक्शन अगर ये चाहेगा बाहर फेंकाना से तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है f. तो f इज ग्रेटर देन इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r. r की जगह l होगा, लेंथ l है तो रेडियस l मान लेते हैं. f बराबर होता है म्यू एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर l. देन n इज इक्वल टू mg. देन म्यू mg इज ग्रेटर देन इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर l. m से m कट गया, ओमेगा स्क्वायर l इज लेस देन इक्वल टू म्यू g. ओमेगा इज लेस देन इक्वल टू म्यू जी बाय एल, एंड ओमेगा इज लेस देन इक्वल टू रूट म्यू जी बाय एल. ओमेगा लेस देन है तो मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम इज इक्वल टू होगा रूट म्यू जी बाय एल. इतना एंगुलर वेलोसिटी होगा तो जस्ट स्लाइड करने लगेगा. मानते कि ये जीरो से स्टार्ट किया और शुरू से मानते एंगुलर वेलोसिटी से मूव ही कर रहा था. अब इक्वेशन में थोड़ा सा चेंजेस अप कर दे, कितने देर बाद स्लिप करेगा अगर इसका एंगुलर वेलोसिटी जीरो से स्टार्ट कर दे. Find the time taken by the block to just slip करेगा when the rod या स्केल जो भी जिस पर भी था, स्केल start to rotate with angular acceleration अल्फा. इसको पहले स्क्रीनशॉट लिए, जस्ट स्लिप कर रहा हूं और कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तब वो एंगुलर वेलोसिटी इतना होगा कम से कम कि म्यू जी बाय एल होगा. और अगर शुरू से कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, घुमा रहे हैं धीरे धीरे एंगुलर एक्सेलरेशन के कारण उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, तब कैसे बनाएंगे. तो इस तरह के क्वेश्चन को समझने के लिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आप. इस तरह क्वेश्चन समझने के लिए हमको दो तरह का एक्सेलरेशन समझना होगा. चूंकि अल्फा बढ़ रहा है मतलब इस पे दो तरह का एक्सेलरेशन लग रहा है, इसको अलग से समझाते हैं. एक लग रहा होगा अंदर की ओर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और दूसरा लग रहा है एटी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. तो ये रिजल्टेंट इधर क्यों लगेगा, तो इसका फ्रिक्शन फोर्स इधर क्यों लगेगा, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इधर लगेगा. तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एटी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर का रूट होगा. अब हम एटी निकालते हैं, इसका क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए. तो इसको बनाते हैं. एटी बराबर क्या होगा, डीवी बाई डी टी, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू अल्फा आर. आर की जगह पर एल है, तो डीवी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा एल इंटू डी टी. इसको इंटीग्रेट करते हैं. ये जीरो से लेके भी तक बढ़ना स्टार्ट किया और ये जीरो से लेके टी तक जाना स्टार्ट किया. इसका इंटीग्रेशन भी होगा, लिमिट लेंगे जीरो से भी अल्फा एल, इसका इंटीग्रेशन टी जीरो से लेके टी तक. तो इसका हो जाएगा v इज इक्वल टू अल्फा एल टी.
ओके, ये हुआ इसका वेलोसिटी। तो हम एटी निकाल सकते, एटी बराबर तो अल्फा एल है ही, हम एसी निकाल सकते हैं। एसी स्क्वायर इज इक्वल क्या हो जाएगा, या एसी इज इक्वल क्या होता है, वी स्क्वायर बाय एल, रेडियस एल है। तो वी का वैल्यू कितना निकाले, अल्फा स्क्वायर एल स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल, एक एल से एल कट गया, नहीं, एसी इज इक्वल कितना हो जाएगा, अल्फा एल टी स्क्वायर। दिस इज द लीनियर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब इस दोनों वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, रूट ओवर एटी। एटी बराबर कितना निकाले थे, अल्फा, यानी अल्फा एल स्क्वायर प्लस एसी, एसी बराबर क्या निकला, अल्फा 4, स्क्वायर करेंगे इसको तो एल स्क्वायर टी टू द पावर 4, ये ए हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए कैसे ए निकाला जाता है। पहले आपको टेंजेंशियल से वेलोसिटी निकालेंगे, तब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकलेगा, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालेंगे तब रिजल्टेंट निकलेगा, क्योंकि एटी एसी दोनों है। ओके, अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब इस बॉडी पर चूंकि जब स्लिप कर रहा था तो फ्रिक्शन लग रहा होगा, तो F इज इक्वल टू, F इज ग्रेटर देन इक्वल टू, F इज ग्रेटर देन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, या F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और F बराबर क्या होता है, यहाँ पर म्यू एन है, इज इक्वल टू m, एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन निकला अल्फा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस अल्फा 4 एल स्क्वायर टी टू द पावर 4 का रूट ओवर म्यू। एन बराबर कितना हो जाएगा, एन ऊपर लग रहा है, एमजी नीचे लग रहा है, एन ऊपर लग रहा है ऐसे, एमजी नीचे लग रहा है इस तरह से, तो एमजी हो गया। दिस इज इक्वल टू एम अल्फा स्क्वायर एल स्क्वायर अल्फा 4 एल स्क्वायर टी 4 टू द पावर 1/2, एम से एम कैंसिल हो जाएगा। म्यू जी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस अल्फा 4 एल स्क्वायर टी 4 टू द पावर 1/2। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, तो म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर एल स्क्वायर, कॉमन ले लेते हैं, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, अल्फा स्क्वायर एल स्क्वायर तो बाहर निकाल दिए, टी 4 टू द पावर 1/2 करेंगे तो ये रूट गायब हो जाएगा, इंटू 1/2 इधर लाते हैं, 1/2 गायब हो गया, म्यू तो कहीं भी अल्फा स्क्वायर एल स्क्वायर हो जाएगा। इसको इधर लाते हैं, म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर एल स्क्वायर बराबर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर टी टू द पावर 4। इसको इधर ले आते हैं, टी चूंकि टी निकालना है तो अल्फा स्क्वायर टी टू द पावर 4, दिस इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस 1। तो कितना हो जाएगा, टी टू द पावर 4 इज इक्वल टू होगा म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर बाय अल्फा 4 एल स्क्वायर माइनस 1 बाई अल्फा स्क्वायर, यानी टी इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर बाय अल्फा 4 एल स्क्वायर माइनस 1 बाई अल्फा स्क्वायर का 1/4। इतना समय में वो पूरा स्लिप करने की कंडीशन में होगा। अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन दे दे तो, अगर कांस्टेंट होगा तो म्यू जी बाई एल का रूट ओवर एकदम आसानी से एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगा। और कितने समय के बाद, इसमें धीरे धीरे एक्सेलरेशन के कारण धीरे धीरे उसका एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगा, तो 0 से लेकर मैक्सिमम तक होने में कितना टाइम के बाद वो स्लिप करेगा, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट से आप हम बना सकते हैं। अब एप्लीकेशन 2 में चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। दूसरे तरह क्वेश्चन में है कि एक फ्रेम एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पर रखा है, एक ब्लॉक है जिसका मास m2 है, यहाँ μ2 दिया हुआ है, एक m1 है, यहाँ μ1 दिया हुआ है, μ1 यहाँ पर दिया हुआ है, और ये क्लियर लिखा हुआ है कि μ1 इज लेस देन μ2, और इसको इससे अटैच किया हुआ है। अब ये घूमना स्टार्ट किया ओमेगा वेलोसिटी से, घूमना स्टार्ट किया, तो पूछ रहा कि कितना उस पे फ्रिक्शन लगेगा, या इसको नहीं भी अटैच करते टेंशन का बात हो जाएगा, फ्रिक्शन दे ही रहा है, मानते ये डिस्टेंस r है, तो कितना एंगुलर वेलोसिटी से ये घूम पाएगा, कि कितना एंगुलर वेलोसिटी से घूम पाएगा, पहला ये। तो दूसरा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर ये बॉन्ड टूटेगा, μ1 लेस देन μ2, उससे कोई मतलब नहीं, μ2 पहले जब तक मोशन में नहीं आएगा यहाँ पर फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए आपको ये समझना जरूरी है कि μ2 मेन रोल में, μ1 मेन रोल में नहीं है।
तो हमको म्यू टू निकाल लेते हैं, तो एफ इज इक्वल टू म्यू एन हो जाएगा, म्यू टू एन हो जाएगा। एफ बराबर, एफ फ्रिक्शन इधर क्यों लग रहा है, एफ इज इक्वल टू म्यू टू एन। म्यू टू एन बराबर क्या होगा, इसके जहां पर फ्रिक्शन है उसके ऊपर टोटल मास लेते हैं, m1 प्लस m2 इंटू जी ले लेंगे, एफ इज इक्वल टू, और एफ इज यहाँ पर सेंटीपिटल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर आर होगा, m1 प्लस m2 होगा, टोटल मास एक साथ घूम रहा है, m1 प्लस m2 ओमेगा स्क्वायर आर। एफ बराबर क्या लिखे, म्यू टू m1 प्लस m2 इंटू जी ग्रेटर देन इक्वल टू m1 प्लस m2 ओमेगा स्क्वायर आर। m1 प्लस m2 कैंसिल हो जाएगा, म्यू टू जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, और ओमेगा स्क्वायर आर इज लेस देन इक्वल टू म्यू टू जी। आर को नीचे भी ला सकते हैं, ओमेगा को हटा देंगे तो ओमेगा मैक्सिमम मिलेगा हमको रूट ओवर म्यू टू जी बाई आर। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। एप्लीकेशन नंबर ये 2 था, इसका स्क्रीनशॉट लिए। एक ब्लॉक है हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पर रखा हुआ है, ऊपर में 2 ब्लॉक है, m1 m2 के बीच में फ्रिक्शन म्यू1 है, और m2 और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन म्यू2 है। पूरा फ्रेम घूमने लगा, ये फ्रेम पूरा ओमेगा वेलोसिटी से घूमने लगा। ये तो कितना, ये पूरा प्लेटफॉर्म जिस पर रखा हुआ है, तो इस पे कितना फ्रिक्शन होगा ये पूछ रहा है ये, और उसके बाद बोला कि कितना एंगुलर वेलोसिटी से करे कि ये उससे कितना एंगुलर वेलोसिटी होगा कि इसका ये मूव करने लगे इसके ऊपर। इस तरह क्वेश्चन आप बना सकते हैं, फ्रिक्शन से रिलेटेड हो सकता है। तीसरा एक और क्वेश्चन बताते हैं। एप्लीकेशन नंबर 3, एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वॉल है, वर्टिकल वॉल छोटा ही सा है, ऐसे से 2 पोजीशन पर एक ब्लॉक स्टिक किया हुआ है जो इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा है। ये रेडियस r है, ये एंगल 60 डिग्री बना रहा है, ये एंगल 45 डिग्री बना रहा है। इसका टेंशन T2 है, इसका टेंशन T1 है, इसका मास m है। तो कितना एंगुलर वेलोसिटी होगा ये पूछ रहा है। तो इसमें 2 कंपोनेंट तोड़ेंगे, पहले T1 का तोड़ते हैं। T1 का इधर कितना हो जाएगा, T1 sin 60, इधर कितना हो जाएगा T1 cos 60। फाइंड ओमेगा पूछ रहा है कितना से घूमे, ठीक है। फिर T2 का भी 2 कंपोनेंट टूटेगा, T2 sin 45, और इसका कितना हो जाएगा T2 cos 45, और इसका वेट लगेगा mg, रेडियस r है। तो अब बैलेंस करते हैं, ये फोर्स इसके बैलेंस होगा और ये सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो T1 cos sin 60 प्लस T2 sin 45 इज इक्वल टू mg होगा। T1 sin 60 बराबर होगा √3/2 प्लस T2 sin 45 1/√2, दिस इज इक्वल टू mg। तो इसमें कितना कॉमन ले लेते हैं, √2 कॉमन ले लेते हैं, √3 T1 प्लस √2 T2/2 इज इक्वल टू mg। इतना हो गया। इसके आधार पर अब हमें सेंटीपिटल फोर्स कितना लग रहा है, T1 cos 60 प्लस T2 cos 45 इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर, रेडियस r दिया हुआ इसका सर्कुलर पाथ का, m मास है। तो T1 cos 60 T1/2 हो जाएगा, T2/√2, दिस इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। इससे हम लेते हैं T1 प्लस √2 T2 इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। यहाँ भी आप 2 इधर शिफ्ट कर सकते हैं, तो इसका अगला लाइन इस तरह से हो सकता है। अब इसमें हम √2 T2 है, दोनों जगह कट सकता है, तो यहाँ पर √3 T1 प्लस √2 T2, दिस इज इक्वल टू होगा 2mg। इसको घटाते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। इसका डायग्राम नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, इसको एक बार हम इसको रब कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, T1 कॉमन हो गया, 1 माइनस √3 इज इक्वल टू 2m
कॉमन हो गया, ओमेगा स्क्वायर आर माइनस जी, तो T1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2m ओमेगा स्क्वायर आर माइनस जी बाई 1 माइनस रूट 3। तो T1 इज मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, T1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, दैट इज ओमेगा स्क्वायर आर माइनस जी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ओमेगा स्क्वायर आर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जी ओमेगा स्क्वायर जी बाई आर रूट जी बाई आर, इस वेलोसिटी से अगर वो रोटेट करेगा तो ये एंगुलर वेलोसिटी उस समय इतना होगा रूट जी बाई आर। ये एप्लीकेशन 3 होगा। अगर दोनों तरफ एक ही तरफ लटका हुआ, अपोजिट भी लटका रह सकता है। अगर रेशियो दिया हुआ तो कितना एंगुलर वेलोसिटी होगा ऐसा पूछ सकता है, लीनियर वेलोसिटी कितना होगा ऐसा पूछ सकता है, आप उसको देख लीजिएगा। हम अब बैंकिंग ऑफ पाथ, तीसरा चौथा एप्लीकेशन बता रहे हैं, बैंकिंग ऑफ पाथ। पहला मोशन ऑफ द बॉडी इन द कर्व पाथ। कर्व पाथ पर कितना होगा मोशन ऑफ द बॉडी इन द कर्व पाथ। मानते कोई कर्व पाथ पर मूव कर रहा है, एक ब्लॉक है जिसका रेडियस आर है, नॉर्मल एक्शन ऊपर लग रहा है, mg इधर है, ये v वेलोसिटी से ऊपर की ओर जा रहा है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल सर्कल में। कंसीडर देयर बी ए बॉडी हैविंग मास m, कंसीडर देयर बी ए बॉडी हैविंग mass m moving in a curved path of radius r with velocity v. Let v mu be the coefficient of friction. Then we have to find out the maximum velocity to avoid फ्रिक्शन को अवॉइड करने के लिए कितना मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, टू अवॉइड स्कीडिंग, स्कीड करने से अवॉइड होगा, स्कीड नहीं करेगा। तो फ्रिक्शन किधर के सेंटर की तरफ फोर्स कौन लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। मोशन में बॉडी है फिर भी स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, ये पूछ सकता है एग्जांपल में, एक नंबर में गिव वन एग्जांपल वेयर बॉडी इज इन मोशन बट इट विल एक्सपीरियंस स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यू हैव टू आंसर when the body is moving in a circular path, the friction force acting towards the center is the static friction, and opposite to the motion of the body, the friction force acting on the wheel or any other surface moving block, तो ब्लॉक के सरफेस, कॉन्टैक्ट सरफेस, मोशन अपोजिट लग रहा है, दैट इज द काइनेटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का एग्जांपल है जहां बॉडी मोशन में फिर भी स्टैटिक लग रहा है। तो ये फ्रिक्शन पहले तो वाई एक्सिस में फोर्स चलते हैं तो एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा, हो गया इक्वेशन वाई एक्सिस का। एक्स एक्सिस में सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है जो मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर mv स्क्वायर बाई r होगा, F बराबर म्यू एन होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। एन का वैल्यू पुट कर सकते हैं, एन बराबर कितना निकाले, mg ग्रेटर देन इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, m से m कट गया, कितना हो जाएगा, म्यू जी आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू v स्क्वायर, यानी v स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू म्यू जी आर, और v इज इक्वल टू रूट ओवर म्यू जी आर, यानी v मैक्सिमम कितना हो जाएगा, रूट ओवर म्यू जी आर। अगर स्किड करना है तो v मस्ट बी ग्रेटर देन रूट ओवर म्यू जी आर, इससे ज्यादा होना चाहिए तो स्किड कर जाएगा। तो इस तरह का स्किडिंग का क्वेश्चन होगा। स्किड अवॉइड करने के लिए उससे लेस देन होना चाहिए म्यू जी आर से, और उससे ज्यादा हो जाएगा तो बॉडी स्किड कर जाएगा। एप्लीकेशन 5 में चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, एप्लीकेशन 5 मोशन ऑफ द बैंकिंग ऑफ पाथ।
banking of path to avoid friction, फ्रिक्शन को अवॉइड करने के लिए एप्लीकेशन 5। तो बैंकिंग किसको कहते हैं? द एंगल बिटवीन इंक्लाइंड सरफेस एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस and horizontal surface is called angle of banking। आप कर पाथ में किसी भी रोड में पहाड़ी एरिया में देखते होंगे कि एक तरफ का रोड उठा देता है, एक तरफ का रोड ऐसे रोड चल रही है तो उठा देता है। and the outer edge of the road is raised to avoid the accident is called super elevation इसको कहा जाता है। तो अगर मानते कोई कर्व पाथ है और उसको हम उठा दिए इस तरह से, तो इसको एंगल ऑफ बैंकिंग कहेंगे और इस हाइट को कहेंगे सुपर एलिवेशन। तो मानते कोई कहें कि जस्ट फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, ऐसा सोच रहे हैं, फ्रिक्शन है लेकिन फ्रिक्शन का रोड पर जोर नहीं पड़ रहा, तो नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, mg इस डायरेक्शन में लगेगा, रेडियस इसका r है। इस तरह के बॉडी पर नॉर्मल रिएक्शन इधर लगा, mg नीचे लगा, तो इसका थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा एन को तोड़ते हैं, एन कॉस थीटा, ये थीटा है तो ये थीटा होगा, और दूसरा लगेगा एन साइन थीटा। तो एन कॉस थीटा इज इक्वल क्या होगा? एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी होगा। तो एन को लिख सकते हैं एम जी बाई कॉस थीटा, और एन साइन थीटा जो सेंटर की तरफ लग रहा है, दैट एन साइन थीटा विल प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स, एम वी स्क्वायर बाई आर। एन का वैल्यू पुट कर सकते हैं mg by cos theta into sin theta greater than equal to mv square by r, m से m कट गया, tan sin theta by cos theta tan theta, g को नीचे ले आते हैं, v square by greater than equal to v square by gr, theta is greater than equal to tan inverse v square by gr। अब ग्रेटर देन होगा तो मिनिमम बताएगा, कम से कम एंगल होगा, थीटा मिनिमम इज इक्वल टू tan इनवर्स। इतना एंगल से हम करेंगे तो फ्रिक्शन नहीं लगे, कम से कम इतना एंगल देना होगा ताकि वो फ्रिक्शन नहीं लगे। लेकिन अगर फ्रिक्शन होगा तो स्कीड और स्लिप करने का क्या कंडीशन होगा? व्हाट विल बी द मिनिमम वेलोसिटी या मैक्सिमम वेलोसिटी टू अवॉइड स्कीड और स्लिप? स्कीड और स्लिप करने के लिए मैक्सिमम मिनिमम क्या होगा? छठा एप्लीकेशन चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। छठा एप्लीकेशन है टू अवॉइड स्कीडिंग। फर्स्ट टू अवॉइड स्कीडिंग, फिर अवॉइड स्लिपिंग चलेगा। तो अगर कोई फ्रिक्शन फोर्स कर्व सरफेस पर रह रहा है, ये थीटा एंगल बना रहा है, ये ब्लॉक इधर है, तो नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में जाएगा, mg इधर लगेगा, स्कीड ऊपर की ओर होगा। अगर स्लिप करता तो नीचे की ओर होता है, तो अगर स्कीड ऊपर की ओर रह रहा तो फ्रिक्शन नीचे की ओर लग रहा है। ओके, तो इस पर क्या क्या फोर्स लगा फिर से दिखाते हैं। एक फोर्स इधर लगा N, दूसरा फोर्स लगा F, और तीसरा लगा mg। x और y में तोड़ते हैं, ये थीटा होगा अगर ये थीटा है तो, ये अगर थीटा है तो ये थीटा होगा, तो n cos थीटा, इधर क्यों लगेगा n sin थीटा। ये थीटा तो अल्टरनेट एंगल थीटा होगा, तो इधर क्या होगा f cos थीटा, और दूसरा होगा mg की तरफ f sin थीटा। तो y एक्सिस में अगर हम फोर्स चले तो n cos थीटा बराबर f sin थीटा प्लस mg होगा। n cos थीटा f इज इक्वल टू म्यू n sin थीटा
प्लस एम जी, इसको इधर लाते हैं, एन कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा 1 माइनस म्यू tan थीटा इज इक्वल टू एम जी। एन कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एम जी डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू tan थीटा। अब एन इसके अंदर की जो फोर्स लग रहा है दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, एफ कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। एफ बराबर म्यू एन कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। एन कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा म्यू प्लस tan थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। एन कॉस थीटा का वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, एम जी बाई 1 माइनस म्यू tan थीटा, म्यू प्लस tan थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। एम से एम कैंसल, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी, वी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू जी आर म्यू प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस म्यू tan थीटा। इसको स्क्वायर हटा देंगे तो इधर चल जाएगा रूट ओवर, यानी वी मैक्सिमम स्किड करने के लिए वेलोसिटी हो सकता है, अवॉइड करने के लिए जी आर म्यू प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू tan थीटा, इतना मैक्सिमम वेलोसिटी होगा टू अवॉइड स्किडिंग। और अगर इसमें अवॉइड स्लिपिंग चलेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्या क्या फोर्स किए। पहले एन इधर लगा, एफ इधर लगा, एम जी, एन और एफ को तोड़े, एन कॉस थीटा ऊपर लगा, एन साइन थीटा इधर, एफ को भी तोड़े दो भाग में, एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा। पहले इसको इक्वल करके एक वैल्यू निकाल दिए, और जो अंदर क्यों लग रहा है वो सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड किया टू अवॉइड स्लिपिंग। स्लिपिंग को कैसे अवॉइड करेगा, तो इसी केस में स्लिप अगर करता है तो नेचुरली नीचे की ओर घसकेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, मतलब ये थीटा अल्टरनेट एंगल थीटा होगा। तो इसका एक डायग्राम अभी फिर से दिखाते हैं। नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में लगा, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगा है, एम जी इस डायरेक्शन में लगा है, तो ये थीटा होगा। नॉर्मल रिएक्शन का दो कंपोनेंट होगा, एन कॉस थीटा और दूसरा होगा एन साइन थीटा। और फ्रिक्शन का ये थीटा अगर ये है तो ये थीटा है, तो इधर क्यों लगेगा एफ कॉस थीटा और दूसरा लगेगा एफ साइन थीटा। फोर्स यही लगेगा, फ्रिक्शन उलट गया, अगर स्किड करता तो फ्रिक्शन नीचे लगता, स्लिप करेगा तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। तो ये दो फोर्स लग रहा है, एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी होगा, लग रहा है एफ कॉस एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा दिस इज इक्वल टू एम जी, एन कॉस थीटा प्लस म्यू एन साइन थीटा दिस इज इक्वल टू एम जी। एन कॉस थीटा कॉमन लेते तो 1 प्लस म्यू tan थीटा इज इक्वल टू एम जी, एन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस म्यू tan थीटा होगा, हो गया। अब इसमें अंदर की ओर फोर्स लग रहा है एन साइन थीटा और बाहर की ओर लग रहा है एफ कॉस थीटा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर वाले को कहा जाता है। तो एन साइन थीटा है तो दोनों ही सेंट्रीपिटल फोर्स, एफ कॉस थीटा दिस इज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। तो एन साइन थीटा उलट देते हैं, एन साइन थीटा रहने देते हैं, एफ का जगह पर लिखेंगे म्यू एन कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। एन कॉस थीटा कॉमन क्योंकि हम एन कॉस थीटा का वैल्यू निकाले तो एन कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा tan थीटा, यहाँ बचेगा म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। एन कॉस थीटा का वैल्यू पुट कर देते हैं, एम जी बाई 1 माइनस 1 प्लस म्यू tan थीटा माइनस म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। एम से एम कटिए, जी आर से जी आर कटेगा, लेस देन इक्वल टू होना चाहिए कंडीशन में, लेस देन इक्वल टू, तभी नीचे की ओर स्लिप नहीं करेगा। तो जी आर, इसको इधर लाते हैं, जी आर tan थीटा माइनस म्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू tan थीटा, ये उलट जाएगा, भी को इधर ला देंगे तो भी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू भी इतना होगा। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट ओवर होगा, तो ये भी ग्रेटर है तो ये क्या बताएगा, कम से कम वैल्यू बताएगा जी आर tan थीटा माइनस म्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू tan थीटा का रूट होगा। दिस इज द मिनिमम वैल्यू टू अवॉइड द स्लिपिंग। पहले वाला का था मैक्सिमम वैल्यू टू अवॉइड द स्किडिंग,
मिनिमम वैल्यू टू अवॉइड द स्लिपिंग। ऐसा हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो इंक्लाइन प्लेन में भी है। 7वां क्वेश्चन में चलते हैं, हॉरिजॉन्टल सरफेस में भी दिखाया जा सकता है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। ओके, सेवेंथ एप्लीकेशन में चलते हैं। एक हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म है, उस पे 2 कॉइन रखा हुआ है, एक है R1 डिस्टेंस पर और दूसरा है R2 डिस्टेंस पर। मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर पर है और ये मानते हैं 15 सेंटीमीटर पर है। तो हम किसी एक ऐसा कंडीशन निकालेंगे कि कितना दूरी पर रखेगा तो बच जाएगा, नहीं घूम रहा है ये एंगुलर वेलोसिटी से, ये फ्रेम घूम रहा है, एंगुलर वेलोसिटी सेंटर ये है, तो कितना ओमेगा से घूम रहा है कोई ओमेगा से, तो कौन कॉइन बाहर रहेगा, कौन कॉइन उस इस फ्रेम के साथ घूमते रहेगा अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन न्यू है। तो ऐसे अलग अलग निकालना, ये निकालना बड़ा प्रॉब्लम है। ये 14 सेंटीमीटर मान लेते हैं और इसका रेडियस आर है, कैपिटल आर पूरा बड़ा का। तो हम एक जनरल पॉइंट निकालेंगे और दैट इज आर। मान लीजिए यहाँ कॉइन रखा हुआ है, जहां पर ये आर डिस्टेंस पर है, उस पर एन ऊपर लग रहा है, एम जी नीचे लग रहा है और फ्रिक्शन एफ लग रहा है। तो कौन प्रोवाइड कर रहा है इसका, एन बराबर एम जी हो गई, तो वाई एक्सिस में हम क्लियर नजर आ रहा है। अंदर की ओर फ्रिक्शन लग रहा है जो रेस्ट में रखे हो, तो एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, स्मॉल आर लग रहा है, कैपिटल आर नहीं, क्योंकि कॉइन यहाँ पर रख के बना रहा है जो जस्ट स्किड कर रहा है। तो न्यू एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर हो सकता है। न्यू एन बराबर कितना है, एम जी ग्रेटर देन इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर है। और इस पॉइंट पर अगर जस्ट स्किड कर गया, जस्ट स्किड किया है, तो इसका ग्रेटर देन इक्वल की जगह इक्वल टू हो जाएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा। तो म्यू जी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट ओवर म्यू जी बाई आर, यानी ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू इतना होगा। और उसके आधार पर रेडियस निकाल लेंगे, हमको रेडियस निकालना, सॉरी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू जी बाई ओमेगा स्क्वायर, ज्यादा से ज्यादा आर मैक्स ही बताएगा ये, यानी इतना रेडियस तक। उसके अंदर अगर रहेगा तो वो सब बच जाएगा, उसके बाहर अगर चला गया तो वो फेंका जाएगा। न्यू का वैल्यू अगर हम 0.2 रख लें, मान लीजिए 0.2 है, तो 0.2 जी का वैल्यू 10 और ओमेगा बराबर मान लेते हैं कि 40 है या 40 रेडियन है, तो 40 इंटू 40, तो 2/400 1600 इंटू सेंटीमीटर बदल लेते तो 100, 2 से 2 कट गया, 2/16 सेंटीमीटर, यानी सभी फेंका जाएगा। अगर इसका स्पीड बढ़ा दे, ओमेगा का वैल्यू कर देते हैं हम 100, तो 100 इंटू 100 हो जाएगा, तो 1 2 3 4, 2 जीरो करिए और भी हो जाएगा। मैंने हमको इसको रेडियस 5 रख लेते हैं, 5 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसको सेंटीमीटर 25 चौके 100, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर तक वो बच जाएगा और उसके अंदर वाला बच जाएगा 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर से बाहर जो भी है वो फेंका जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन अलग अलग वैल्यू पर अलग अलग निकलेगा। इसको आप नोट कर सकते हैं, ये एग्जांपल के लिए हम समझा रहे थे कि अलग अलग पर कैसे कौन कितना डिस्टेंस तक बेयर करेगा। हमें एक जनरल वैल्यू मिल गया कि म्यू जी बाई ओमेगा स्क्वायर होगा, इस रेडियस के लिए ट्रू होगा, और तब देखेंगे वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे, उसके बाद देखेंगे कि कॉइन बाहर है, रह रहा है या बाहर फेंका रहा है। एप्लीकेशन 7 था ये। 8 में चलते हैं। एक सर्कल है, वर्टिकल सर्कल है और इसके अंदर एक बीड है और वर्टिकल सर्कल इस तरह से ओमेगा से घूम रहा है। तो बोल रहा कि कितना एंगल तक जाएगा ये, अगर ओमेगा से घूम रहा है तो थीटा एंगल बनाए। तो मानते हैं ये सेंटर इसका, ये इस जगह पर गया, जनरल वैल्यू निकाल लेते हैं थीटा। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये एम जी लगेगा इधर की और ये बीड है, नॉर्मल एक्शन लगेगा, बीड इसमें फंसा हुआ है। तो एन बराबर इसको तोड़ते हैं, इधर की ओर कितना होगा, इसका ऐसे ऐसे घूम रहा है तो इसका रेडियस हो जाएगा, अगर आर है तो ये होगा आर साइन थीटा, इधर थीटा है तो ये भी एन का 2 कंपोनेंट होगा, एन कॉस साइन थीटा, और दूसरा होगा ऊपर जो लगेगा एन कॉस थीटा। तो एन वर्टिकल में चलते हैं तो एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी होगा, और एन साइन थीटा विल प्रोवाइड रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स एम ऑन ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कर दिया, एन का वैल्यू पुट कर देते हैं एम जी बाई कॉस थीटा,
mg by cos थीटा, n इज इक्वल टू mg by cos थीटा। n का वैल्यू पुट किया, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर आर, m से m कट गया तो कितना हो जाएगा cos थीटा, g by cos थीटा इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। g उलट देते हैं, cos थीटा बाई g इज लेस देन इक्वल टू 1 बाई ओमेगा स्क्वायर आर, तो cos थीटा इज लेस देन इक्वल टू g बाई ओमेगा स्क्वायर आर। ये cos थीटा का कंडीशन हो गया। अगर g ओमेगा स्क्वायर से ज्यादा हो गया तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, जी एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि cos थीटा का वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होता, मतलब ये घूम ही नहीं पाएगा, उठ ही नहीं पाएगा। और g का वैल्यू अगर cos थीटा का g का वैल्यू कम है ओमेगा स्क्वायर आर वार से तो cos थीटा एग्जिस्ट करेगा, मतलब कि ऊपर की ओर उठेगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि ऊपर उठेगा, कितना से घुमा कि ऊपर की ओर उठने लग जाइए, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। और भी क्वेश्चन है एससी बरवा में भी है और दूसरे बुक में। हम सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये, एक लड़के हमारे पास कमेंट किया इस क्वेश्चन के बाद, हम इस पर जोड़ देना चाह रहे थे कि लड़का को ये समझ में नहीं आया कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है किसी बॉडी का एंगुलर, हम लिखे थे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, इट डिपेंड्स ऑन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फ्रेम। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, किसी बॉडी पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है वो फ्रेम के एंगुलर वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, बॉडी के एंगुलर वेलोसिटी पर नहीं करता है। इस पे कुछ कमेंट्स आए हैं मेरे पास, व्हाट्सएप पर भी भेजे, कुछ लड़के भेजे जो हमको जानते होंगे तभी भेजे हैं व्हाट्सएप पर, हम उसको क्लियर कर देना चाहते हैं। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन है जो नीट में पूछा है कभी कि एक बॉडी है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये घूम रहा है ओमेगा नॉट से, और ये बॉडी है जिसका मास m है, ये घूम रहा है ओमेगा से, इसका रेडियस r है, तो इस बॉडी का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा है, आईआईटी में पूछा था, सॉरी नीट में पूछा था। तो इसका ऑप्शन था m ओमेगा नॉट स्क्वायर r, दूसरा ऑप्शन था m ओमेगा स्क्वायर r, तीसरा ऑप्शन था m ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर का रूट ओवर इंटू आर, चौथा ऑप्शन था m ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट इंटू आर का होल स्क्वायर इंटू आर, ये रूट नहीं होगा सॉरी, इंटू आर। तो क्या आंसर होगा इस चार ऑप्शन में, आपको क्या ऑप्शन होना चाहिए, यही क्लियर करता है आपके उस कॉन्सेप्ट को कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या होता है। एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बताने के बाद पहले एक क्वेश्चन और है। एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, उसका लीनियर वेलोसिटी v है, रेडियस r है, हम बाहर में खड़े हैं, इस जगह पर कोई आदमी खड़ा है और ये इसका मास m है, तो इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, पहला होगा 0, दूसरा होगा mv स्क्वायर बाई r, तीसरा फ्रिक्शनल फोर्स या कुछ भी जो भी है, और चौथा होगा m ओमेगा स्क्वायर r। तो क्या आंसर होगा। अब ये पार्टिकल घूम रहा है जरूर, लेकिन फ्रेम है जो इनर्शियल फ्रेम में है, तो इनर्शियल फ्रेम में तो फ्रेम तो घूम नहीं रहा है, जब फ्रेम नहीं घूम रहा है तो इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगेगा, इसका मतलब इसका आंसर 0 होगा। यहां से अगर हम किसी बॉडी को देख रहे हैं, ये बॉडी घूम रहा है ओमेगा से, लेकिन फ्रेम घूम रहा है ओमेगा नॉट से, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सिर्फ फ्रेम के एंगुलर वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, बॉडी के एंगुलर वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये दोनों सम तो होना ही नहीं चाहिए, ये भी नहीं होगा क्योंकि बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी, ये फ्रेम का एंगुलर वेलोसिटी, तो दिस विल बी द आंसर। तो आपको ये क्लियर अब समझ में आ गया होगा कि एंगुलर फ्रिक्स जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो बॉडी के एंगुलर वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, जब भी करता है तो वो सिर्फ फ्रेम के एंगुलर वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, फ्रेम का क्या एंगुलर वेलोसिटी है उसी पर वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिपेंड करता है। जैसे अगर कह सकते हैं, कुछ लड़के और भी कंफ्यूज थे इसमें भी, क्योंकि टीचर सब बता देते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल mv स्क्वायर बाई r। प्रॉब्लम वहां है। देखिए अब हम एक डायग्राम बनाते हैं, मानते हैं कि एक बॉडी है, ये इस तरह से आ रहा है, यहां से ऐसा आया, ये ऐसे आया, यहाँ पर टूट गया और ऐसे गया, यहाँ पर बॉडी पहुंच गया, टूटा हुआ में यहाँ पर पहुंच गया।
तो क्या बॉडी का मास, वेलोसिटी, रेडियस सब गायब हो गया? इस जगह भी बॉडी का मास mv²/r, इस जगह भी mv²/r। क्या बॉडी का मास गायब हो गया? क्या बॉडी का वेलोसिटी गायब हो गया? क्या बॉडी का रेडियस गायब हो गया? नहीं गायब हुआ। तो फिर सेंटीपिटल ये घूम क्यों नहीं पाया? मतलब mv²/r इज नॉट द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर द रिवोल्यूशन ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। किसी बॉडी के अबाउट, फिक्स बॉडी के अबाउट कोई mv²/r इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, सूडो के रूप में है वो, इसलिए उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। mv²/r इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये क्यों घूम रहा है बॉडी? क्योंकि इससे ब्लॉक जो है, बॉडी जो है वो सेंटर से फिक्स है किसी स्ट्रिंग के द्वारा। तो स्ट्रिंग में जो टेंशन लग रहा है वो प्रोवाइड कर रहा है, इसको घूमने के मजबूर कर रहा है। टेंशन उसको घूमने के लिए, टेंशन जैसे गायब हुआ ये बाहर की ओर फेंका गया। मास था, वेलोसिटी था, रेडियस था, फिर भी नहीं घूम पाया। इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स टेंशन है, ना कि mv²/r। रिमेंबर दैट। मेरा ही कहना नहीं है, बहुत सारे बुक्स में ऐसे लिखे हुए हैं, आप उसको देखिएगा। टीचर अगर ऐसा बोलते हैं तो आप उस पर बोल्डली ऑब्जेक्ट कर करके ऐसा उसको एग्जांपल दे सकते हैं। ओके, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू। और नेक्स्ट क्लास में आपको हम वर्क ऑफ एनर्जी पर बताएंगे। अगर इस पे कोई एप्लीकेशन आपको नजर आता है, क्वेश्चन नजर आता है, तो आप क्वेश्चन अगर नजर आता है तो क्वेश्चन आप उसमें पूछ सकते हैं हमसे। इस मोहन सर classes@gmail.com पर भी पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। अगर हमको जानते हैं तो नंबर जानते ही होंगे, व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन पूछिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिएगा तो हमको खुशी होगा, हमको और भी मिलेगा। ऐसे वर्क ऑफ एनर्जी पर नेक्स्ट लेक्चर हम देने वाले हैं। ओके, थैंक यू।